रुझान में पीने के साफ पानी की अदम दस्तियाबी, इलाका मकीन मुज़े सहित पानी पीने पर मजबूर। यूएई के ताउन से करोड़ों मालियत का लगाया गया आरओ प्लांट 3 साल से बंद है। तफसीलात क्या है, जान लेते हैं असलम सागर से। जी असलम, बताइए। जी बिल्कुल, यूएई की तरफ से दिया जाने वाला आरओ प्लांट का तोहफा आज वैरानी का मंजर पेश कर रहा है। गुज़िश्ता 3 साल से वो खराब पड़ा है। यहाँ के मकीनों को जो है ना, पानी के लिए शदीद दुश्वारी का सामना है। यहाँ का जो ज़ेरे ज़मीन पानी है वो कड़वा है। इस वक्त मेरे साथ एक इलाका मकीन मौजूद है। मजीद उनसे इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं कि आप बताएं, आपको क्या मसाइल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, इवें गाल है कि अरसा दराज करे पहले ये प्लांट माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज कने चलदा पिया ते तमाम जेरे इलाका मकीन वो इथों कने पानी बात मुस्तफीद थिने कड़ियान। इवें का देखो जा इदारा रेस्क्यू दफ्तर ए भी कुंजो कोई पानी जरूरत होंदी है। इनके अलावा पौधे वगैरह इथों दे देखो इनका हाल भी देख सकते हो ते ढेर सारे मकामी हजरात पानी इथों गिनते वेंदे, लेकिन अज पानी उन्हें क्या नहीं कुंजो प्लांट जे तकरीबन अरसे कने ये खराब थिया पे। और ढेर दफ़ा असां नुमाइंदगी कने गए से अपना इथों दे जरे MNA MPs उन्हें कने भी असां दरखास्त भेजी खड़े से ही वक्त तक कोई उन्होंने जवाब नहीं आया। असा वल भी एक दफ़ा दरखास्त करें कि वो इतना आवेन और देखो ये प्लांट खराब थे पे असा पानी दे बिल्कुल असा किलाते। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी है कि उनका यही कहना था कि अरसा दराज से हमें पानी के लिए शदीद किल्लत है और मुश्किलात का सामना है। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। हमने मुतअद्दिद बार अहकाम बाला से दरखास्तें भी की है और ये यूएई के इंतजामिया को भी उन्होंने अपील किया है कि खुदारा एक नोटिस लें और ये जो आरओ प्लांट है इसको जल्द फाल किया जाए ताकि यहाँ के लोग मुफ्त हो सकें। जी बहुत शुक्रिया आपका असलम। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान समीजाबाद की गलियां नदी नाले का मंजर पेश करने लगी। गलियों में खड़ा गंदा पानी बीमारियों का सबब बनने लगा। शहरियों का कहना है कि बारहा जिला इंतजामिया को दरख्वास्त कर चुके हैं मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुल्तान समीजाबाद की गलियां नदी नाले का मंजर पेश करने लगी हैं। गलियों में खड़ा गंदा पानी बीमारियों का सबब बनने लगा, जबकि शहरी कहते हैं कि बारहा जिला इंतजामिया को दरख्वास्त कर चुके हैं मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। मजीद जान लेते हैं, वसीम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बताएगा शहरी किन मुश्किलात से दो चार है। जी बिल्कुल, अगर शहर मुल्तान की बात करते चले तो शहर मुल्तान में इस वक्त मैं समीजाबाद के इलाके में मौजूद हूँ और इस इलाके की अगर बात करते चलें तो इस इलाके में मौजूद शहरियों को खासा मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके यहाँ के मनाजिर, तो इस वक्त जो है वो शहर मुल्तान के ये जो है वो समीजाबाद का इलाका है और यहाँ पर मौजूद शहरियों को मुश्किलात का सामना जो है वो इस हवाले से करना पड़ रहा है। मकान जो हैं वो भी गिर चुके हैं कुछ यहाँ पर, और जो शहरी हैं यहाँ पर वो साथ मौजूद हैं। कितनी मुश्किलात हैं, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। बहुत मुश्किलात हैं भाईजान। 6-7 महीने से हम जलील हो रहे हैं इधर। 6-7 महीने से हम जलील हो रहे हैं इधर। वासा का पानी इतने, हमारे मकान भी गिर चुके हैं और काफ़ी नुकसान हो चुका है हमारा। ना हम स्कूल जाने के लिए, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, ना हम ऑफिस जाने के लिए। यहाँ बारिश आ जाए हम 3-3 दिन घर से नहीं निकल सकते। हम बहुत जलील हैं ज़्यादा। MD हवासे से अपील है हमारी कि हमारा जल्द से जल्द काम करे। इनके बंदे आते हैं 2-3, वो आते हैं अपना एक आधा बांस मारा, उसके बाद चले गए, वो उन्होंने पानी नहीं निकालना, उसके बाद हम जलील हुए खड़े हैं। भाईजान आपकी मेहरबानी, ये दरख्वास्त है आपसे कि आप जल्द से जल्द ये काम हमारा करवाएं। शुक्रिया। जल्द से जल्द जो है वो काम मुकम्मल कराया जाए। और भी शहरी मौजूद है, अंदर की जो सूरत हाल है कुछ वो भी हमें जो है वो जाकर दिखाइए कि इस वक्त शहर मुल्तान के अंदर ये जो कुछ घर हैं ये भी जो है वो गिर चुके हैं। कुछ और शहरी हैं, क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात है? यार भाईजान, एक तो सेहत के हवाले से मसाइल हैं, मतलब आपके सामने मच्छर, और दूसरा लोगों का गुजरना माल है। यहाँ से तो कोई मरीज़ वगैरह भी लेके जाना आपको पता है मुश्किल है। और हमारी हुकूमत पता नहीं सोई हुई है, क्या कर रहे हैं, बारिशें इतनी ज़्यादा हुई हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो लोग गए हैं मतलब अपने इनके पास वासा के जो भी महकमे के वो काम है, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं सुनी है। कोई सुनवाई जो है वो इस हवाले से नहीं हो रही। और अगर मैं दिखा सकूं तो यहाँ पर कुछ जो मकान हैं वो भी गिर चुके हैं। अंदर जाकर जो है वो आपको बकिया सूरत हाल जो है वो मकानों की वो भी दिखा सकेंगे कि ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर जो है ये घरों के अंदर की सूरत हाल है। कामरान मेरे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर जो मकानों के अंदर की सूरत हाल है ये देखिए, मकानों में किस तरह पानी जो है वो घुस चुका है। और भी हम चाहेंगे कि बाकी लोगों से जो है वो बात की जाए और दिखाया जाए कि घरों की जो है वो इस वक्त क्या सूरत हाल है।
یہ جی صرف دروازہ جو ہے وہ باقی رہ چکا ہے، یہ دروازہ، لیکن یہ جو دیوار ہے اس کے ساتھ یہاں پر موجود یہ سیم ہونے کی وجہ سے گر چکی ہے۔ یہ صرف دروازہ ہی باقی بچا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح کی صورتحال کا سامنا یہاں پر کرنا پڑ رہا ہے کہ کچھ زمینیں جو ہیں وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ دھس چکی ہیں۔ دروازے صرف جو ہے وہ مکانوں کے رہ گئے ہیں، جبکہ دیواریں جو ہیں وہ یہاں پر گر چکی ہیں۔ یہ کچھ دیواریں ہیں، یہ کچھ اینٹیں ہیں جو یہاں پر گری ہیں اس سے منسلک جو یہاں پر دروازے تھے۔ مکانوں کے بھی گرنا شروع ہو گئے ہیں، دھسنا شروع ہو گئے ہیں۔ انتظامیہ کو بارہا درخواست کر چکے ہیں، کوئی سروکار انتظامیہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے۔ آپ یہاں پر موجود ہیں، گھر کے مالک ہیں، کیا صورتحال بنی ہے، کیا کہیں؟ بھائی جان آپ کے سامنے صورتحال، یہ ہمارا کمرہ گرا ہوا ہے، اس کے بعد یہ پانی آپ گلیوں میں دیکھ رہے ہیں، ہمارا واش روم بھرا ہوا ہے، میرے بچے بیمار ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے بہت مطلب واسا کے جو ہے اوورسیئر عدیل صاحب ایم ڈی ان کو بھی درخواست کی ہے، کسی نے ہماری بات نہیں سنی۔ یہاں پہ ہمارا جو چیئرمین صاحب ہیں وہ بھی آئے، انہوں نے بھی ایسے چکر لگایا، ہاں جی میں کرتا ہوں، وہ بھی نہیں آئے۔ ہم بہت ذلیل ہیں، ہم وزیر اعظم سے اپیل کرتے ہیں ہمارا یہ مسئلہ حل کریں، مہربانی ہوگی۔ مسئلہ جو ہے وہ حل کیا جائے تاکہ معاملات جو ہے وہ یہاں کے اس علاقے کے حل ہو سکے۔ اور بات کرتے چلے تو شہری جو ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ چھوٹے بچے آپ کے ساتھ ہیں، بیماری کا شکار ہو گئے ہیں، گھر کی چھت بھی گر گئی ہے، دیوار بھی گر گئی ہے، صرف یہ دروازہ جو ہے یہ باقی بچا ہے، جو کہ انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کتنی بیماری ہے؟ بڑی بیماری ہے، ادھر تو بچے بہت بیمار ہو رہے ہیں، رستے سے آدمی کوئی نہیں گزر سکتا۔ یہ موت فوت تو انسان کے ساتھ ہوتی ہے نا، وہ منجی اٹھا کے بھی نہیں ادھر سے گزر سکتا۔ مکان گرے پڑے ہیں، اوپر دیکھو وہ ٹائل نکلی پڑی ہے، چھت گر گئی ہے، دیوار گر گئی ہے، باہر سائڈ سے دیکھو مٹیاں پٹی پڑی ہیں، کوئی ادھر رہنے کا خیال نہیں ہے۔ ساری بیماریاں بھج بھج کے تھک گئے ہم۔ حکومت کو کچھ اکھیس ہو کنا عرصہ تھی گئے یہی صورتحال؟ 6 مہینے ہو گئے ہیں، 6 مہینے سے اوپر ہونے والا ہے۔ یہ کوئی آتے ہیں بس 2 پیمپ لگاتے ہیں تو پھر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ بتائیے علاقہ بھی غریب ہے، آپ لوگوں کے وسائل بھی بڑے محدود ہیں، اب یہ کیا حکومت سے درخواست کریں گے کہ یہ بنوا کے بھی دے جو ڈنڈے والے ہیں وہ وہاں 2 3 گڈیاں کھڑی رہتی ہیں، ادھر تو آتے نہیں ہیں، بھاگ بھاگ کے ہم تھک گئے ہیں، بس ہماری کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ بھاگ بھاگ کر تھک گئے ہیں، کوئی سنتا نہیں ہے۔ چھوٹے بچے جو ہیں وہ میرے ساتھ ہی یہاں پر موجود ہیں جو مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں، اور حکام بالا سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ یہ سمید آباد کا علاقہ ہے، کوئی رحم و کرم جو ہے وہ اس علاقے پہ کی جائے۔ چھوٹے بچے ہیں، مختلف بیماریاں، کیسے صفائی ستھرائی کا انتظام رکھتے ہیں؟ کیا بہت بیماریاں پھیل رہی ہیں، نرا کیڑا اوپر چڑھے پھرتے ہیں، اتنے کیڑے نیچے سے چٹے نکل رہے ہیں۔ آدمی بیمار تو خود ہوئیں گے نا، آدمی خود بیمار ہوں گے تو اور کیا کریں؟ چھوٹے بچے جو ہیں یہاں ان کی حالت جو ہے وہ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے کہ ان کے پاؤں میں ابھی بھی جو ہے وہ کیچڑ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، کہ یہ بچے ابھی گزر کر جو ہے وہ انہی جگہوں سے واپس آئے ہیں، اور یہاں آنے کے بعد ان کی صورتحال یہ ہے کہ صفائی کا انتظامات جو ہے وہ یہاں پر آپ بچوں کی حالت کو دیکھ کر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ مکانوں کی چھتیں گر چکی ہیں، دیواریں جو ہیں وہ گر چکی ہیں۔ انتظامیہ اس حوالے سے کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ بھر بھر کے تھک گئے ہیں، جاتے ہیں وہاں سے کہتے ہیں آ جائیں گے، پھر آتے ہیں نہیں آتے، پھر جاتے ہیں، تیسرے چوتھے دن پھر بھاگ جاتے ہیں۔ ہم تو چکر لگا کے تھک گئے ہیں، اب ادھر آتے ہیں تو 2 بانس لگاتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ گڈی لے کے آئے ہیں، پھر وہ نیچے چلایا پانی اور پھر کہتے ہیں پانی مک گیا، پھر ہم آ رہے ہیں پھر نہیں آئے، ایسے ہم تنگ کر رہے ہیں۔ پھر نہیں آئے، آپ کا مکان گر گیا، حکومت سے کوئی درخواست کریں گے، کچھ کہنا چاہیں گے کیا؟ وہ جناب علی صورتحال ایسے ہے کہ ہم پورا محلہ، اہل محلہ جتنا بھی ہے تقریباً یہ سارا پریشان ہے، اس وجہ سے کہ ان کے گٹر صاف نہیں ہوتے، لائنوں کی صفائی نہیں ہوتی۔ دوسرا ہے کہ جتنے گھر ہم نے بنائے ہیں نئے سارے پھٹ چکے ہیں۔ یہ ایک بیچارہ ہمارا معزز ساتھی ہے، ہمارا محلے دار ہے، اس کا مکان سارا تقریباً ٹوٹل اس برساتی پانی کی وجہ سے پھٹ چکا ہے، اور یہ گٹر لائن کی وجہ سے پھٹ چکا ہے، اور یہ بیچارہ بہت پریشان ہے، غریب آدمی ہے، مزدور ہے، اس کے پاس کوئی ایسے وسائل نہیں ہیں کہ جو اپنے کاروبار سے یا کسی وسائل سے مکان بنا لے۔ یہ بے یار و مددگار ہے، محلے والے کوئی آسرا لگائیں، یا حکومت کو چاہیے جتنے بھی یہاں پہ ایسے مکان ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں اور ان کے ساتھ چلیں مل کے۔
मेरी रिक्वेस्ट यही है अपना हुकूमत से और बीबी मरीम नवाज से और जो भी यहाँ के आज़ाद मेंबरान हैं, जैसे कि अपना मूसा गिलानी साहब हो गए, जैसे कि अपना मलक गफार डोगर साहब लड़े इलेक्शन, हमारे पास वोटों के लिए भाग भाग के आते थे, यार अभी ये करो, यार अभी ये करो, अभी हम करते थे, हम चलते थे, हमने हर टाइम उनका साथ दिया। मगर अब इनके पास मुसीबत आई है हमारे मोहल्ले पे, हमारी गलियों पे, हमारे लोगों पे, तो वो हमारा साथ दें, हमारे पास आए, हमारे से मिले, आके देखे हमारे हालात। अब जब से वो इलेक्शन हुआ हमारे तो सलाम भी नहीं किया, इधर गली में कभी मोहल्ले से पता ही नहीं किया अभी तुम खैरियत से हो या बगैर खैरियत से हो, क्या तुम्हारे तासुरात हैं, कैसे तुम लोग जी रहे हो। वोट लेने के लिए तो हम आए हैं, मगर आप अपने हालात हमें बताएं, आपका क्या मोहल्ले में है, कोई परेशानी है? क्या है, वोटर्स वोट लेने के लिए देने को तैयार हैं, एमएनएज एमपीएज आते हैं, वोट हासिल करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो सूरत हाल उस हवाले से काम नहीं होती। चाचू, बड़ी गुर्बत का आलम है इस पूरे इलाके के अंदर, मुतवस्सित तबका है, ये दीवारें भी गिर गई, क्या कहें? दीवारें हमारी गिर गई, आगे पीछे हमारे पानी है, गलियों में पानी है, गटरों का, गटर सारे बंद हुए पड़े हैं। कितनी दफ़ा महकमे वालों के पास गए हैं, वो कहते हैं जी आ जाएंगे आ जाएंगे, इधर आदमी आता ही कोई नहीं। आदमी आने को तैयार नहीं है। हुकाम बाला से दरख्वास्त है कि ये जो दीवारें गिरी हैं ये भी बनवाएं और इस इलाके से सीवरेज का मसला हल करें, ताकि इस इलाके की जो शहरी हैं उनको रिलीफ मिल सके। जी, इलाके से सीवरेज का मसला हल किया जाए ताकि इलाका मकीनों को रिलीफ मिला। और वसीम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया वसीम आपका। मुल्तान में तजावुज़ात की भरमार है। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कागजी कार्रवाइयों तक महदूद। पुराना शुजाबाद रोड पर तजावुज़ात के बायस ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कागजी कार्रवाइयों तक महदूद है। मुल्तान में तजावुज़ात की भरमार हो चुकी। पुराना शुजाबाद रोड पर तजावुज़ात के बायस ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। मज़ीद जान लेते हैं राना बिलाल से। जी बिलाल, बताइए। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में तजावुज़ात माफिया बेलगाम हो चुका है। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो इस वक्त कागजी कार्रवाइयों तक महदूद है। इस वक्त अगर हम बात करें पुराना शुजाबाद रोड की, तो मेरा कैमरामैन हसीब अगर आपको इस रोड की हालत दिखा सके, तो ये आप देख सकते हैं इस सर्विस रोड को जो है वो रेडी बानों ने मुकम्मल तौर पर कब्जा कर रखा है। एक तरफ तो दोनों तरफ में रेडियां लगने की वजह से एक तो रोड जो है वो बिल्कुल तंग पड़ चुका है, जिसकी वजह से आए रोज इस रोड पर हादसा होना और ट्रैफिक जैम में रहना भी मामूल बन चुका है। ये आप देख सकते हैं दूसरे तरफ भी ये जो दुकानदारों ने जो अपनी दुकानदारी चमका रखी है और उसके बाहर तकरीबन 10 से 15 फीट तक जो है वो रेडी लगा रखी हैं। गोश्त के फट्टे लगा रखे हैं, कॉस्मेटिक का सामान रखा हुआ है और सब्जी की जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा रखी हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। और ये साथ ही ये जो पुराना शुजाबाद रोड है, शुजाबाद से और दूसरे शहरों से आने वाले जो शहरी हैं, जो लोग हैं, जो ट्रैफिक आती है मुल्तान शहर के इंटरेस्ट में, तो ये इसी रोड से गुजर कर जो है वो शहर की तरफ इंटर होती है। उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और दूसरी तरफ ये रोड भी आप देख सकते हैं, रोड के ऊपर इस वक्त जो है वो इंतज़ामिया की तरफ से या अपनी मदद आप के तहत जो है वो दुकानदारों की तरफ से जो है वो मट्टी भी डाली जा रही है। रोड भी बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो चुका है, जिसकी वजह से अक्सर यहाँ पर गड़े पड़े रहने की वजह से मोटरसाइकिल सवार अक्सर यहाँ पर गिर जाते हैं अपने बच्चों को लेकर। ख़ास तौर पर सुबह के औकात और शाम के औकात रश काफ़ी ज़्यादा इस रोड पर बढ़ जाता है। जब छुट्टी का वक्त होता है बच्चों को, तो अक्सर औकात इस रोड पर जो है वो तकरीबन 10 से 15 मिनट तक जो है वो ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन जाती है। लोग काफ़ी बार यहाँ पर एहतजाज भी कर चुके हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से गुजर कर जाते हैं शहर की तरफ या शुजाबाद रोड की तरफ, वो भी काफ़ी बार कमिश्नर मुल्तान के पास भी जा चुके हैं, CEO कॉरपोरेशन से भी जो वह शिकायत कर चुके हैं। अगर ऑपरेशन कई महीने डेढ़ महीने बाद हो भी जाता है तो आधे पौने घंटे के लिए जो है वो रेडियाँ उठाई जाती हैं, उसके बाद 2000 या 3000 रुपये का जुर्माना किया जाता है या वो पैसे वसूल किए जाते हैं और दोबारा रेडियाँ यहाँ पर लगा दी जाती हैं। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद है जो दुकान पर आए हुए हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे इस रोड की हालत के हवाले से। एक तो तजावुज़ात है, दूसरा रोड भी जो है वो बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार है। हाँ जी बिल्कुल, जो है एक तो रोड पे बात करें तो रोड बहुत खस्ता हाल हो चुका है। बारिशों की बदौलत पानी खड़ा होने के बायस जो है रोड की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, गुजरने में बहुत दिक्कत पेश आती है। यहाँ तक कि जो रेड़ियाँ हैं और जो छाबे हैं वो
रोड के बिल्कुल दरमियान के करीब मतलब कि पहुँचे हैं, तो गुजरने की जो गुजरगाह है वो बहुत कम रह गई है, और रोड खस्ता हाल होने के बायस और इन रेडियों के बायस मतलब कि ट्रैफिक के तसलसल में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसकी वजह से पैदल गुजरने वालों का गुजरना महाल हो जाता है और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ख़ासतौर पर रेडी बानों ने जो रेड के ऊपर कब्जा कर रखा है उसकी वजह से पैदल चलने वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अक्सर औकात जो है वो रेडी बान जो यहाँ से ट्रैफिक गुजर रही होती है पैदल चलने वालों के ऊपर जो है वो चढ़ा देते हैं और भी परेशानी का सामना। क्या कहना चाहेंगे आप, इस रोड पर जो है वो रेडी बानों ने कब्जा कर रखा है? रेडी बानों का कब्जे की बात नहीं है, गवर्नमेंट के लेवल लगा के रेट डबल किए हुए हैं। जो सेब ये अगर इधर से 100 रुपये किलो मिलते हैं तो वो 200-250 के बेचते हैं। बाकायदा गवर्नमेंट की पट्टियाँ लगा के रखी हुई हैं उन्होंने, और इतनी आग लगी हुई है, और प्याज इतना महंगा है मंडी से डबल। महंगाई तो है ही है, महंगाई भी इन लोगों ने कर रखी है। दूसरा रोड के ऊपर ये आप देख सकते हैं चलने वालों को काफी ज्यादा परेशानी है। आपका इशू थोड़ी है, रोड तो कब से इशू चल रहा है, बाहर के रोड बना देते हैं, अंदर के रोड रह जाते हैं। आप अंदरून मुल्तान जाके देखें, बारिशें होती हैं नालियों से भर जाती हैं, काफी ज्यादा तो भाईजान इस रोड पर रेडी बान विराजमान होने की वजह से, और खास तौर पर दुकानदारों ने भी जो है वो अपना ठेला जो है वो तकरीबन 10 से 15 फीट तक जो है वो बाहर लगा रखा है। ना ही तो इंतजामिया की जानिब से कोई पूछगीछ की जाती है, और ना ही जो है वो कारपोरेशन का जो अमला, जिन लोगों ने इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी थी या जिन लोगों ने यहाँ से रेडियाँ हटवानी थी, वो भी जो है वो कोई कहीं नोटिस लेता दिखाई नहीं देता। यहाँ से गुजरने वाले लोगों ने और ख़ास तौर पर जो यहाँ के इलाका मकीन है वो सीईओ कारपोरेशन से और कमिश्नर मुल्तान से, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान से यही मुताबिक करते दिखाई देते हैं कि लिहाजा इस रेडी बानों को यहाँ से हटाया जाए, रोड को क्लियर करवाया जाए, ताकि ये जो ट्रैफिक के मसाइल जन्म लेते हैं, यहाँ से लोग जो है वो अक्सर एक्सीडेंट भी होते हैं और दीगर मसाइल का सामना करना पड़ता है, उससे बचा जा सके। और दूसरा जो रेडी बानों को जो है वो इसके मुतबादल जगह दी जाए, जहाँ पर जो है वो रेडी बान अपना कारोबार कर सके या लोगों इन रेडी बानों को मसाइल का सामना ना करना पड़े। हमारे साथ यहाँ पर रेडी बान भी मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं किन लोगों ने यहाँ पर इनको जो है वो इजाज़त दे रखी है कि तकरीबन इतना रोड के ऊपर आकर काम कर सके। अच्छा, आप लोगों ने तकरीबन 10 से 15 फीट तक जो है वो रोड के ऊपर कब्जा कर रखा है, किसके कहने पे ये रोड के ऊपर? हमें हो गए 2.5 साल, ठीक है। तो जो साथ वाले आसपास वाले पहले अरसे के बैठे हुए हैं, शुरू से ही रोड की सेटिंग ऐसी है। आपको मेरे ख्याल है कितना अरसा हो गया इस रोड पे आते हुए? मुझे ये बताएं कि अगर 2.5 साल आपको हो गए हैं, लोग गलत काम कर रहे, तो आप भी गलत काम करेंगे? असल में ये है कि बाहर बैठने के हम पैसे देते हैं, बिला वजह नहीं बैठे हुए। हमको पैसे देते हैं? ये कमेटी वालों को ऐसे नहीं देते, ऐसे नहीं। कारपोरेशन कमेटी आपसे पैसे लेकर जाती है, पूरे रोड से लेके जाती है, पैसे लेके जाते हैं। कितने पैसे, आप खुद कितने पैसे देते हैं? 2000 रुपये देते हैं, हर बंदा देता है, मैं नहीं देता, ये देता, वो देता, सारे देते हैं। ये दिन का देते हैं? महीने का देते हैं भाईजान जी। बानों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि खासतौर पर म्यूनिसिपल कारपोरेशन का जो अमला है, इस रेडी बानों को यहाँ से हटाने की बजाय जो है वो हर रेडी बान से, जिन लोगों ने बाहर दुकान के बाहर रेडी लगा रखी है या रोड के ऊपर रेडी लगा रखी है, उनसे एक माह का जो है वो 2000 रुपये वसूल किया जाता है। तकरीबन 2.5 से 3 साल का अरसा हो चुका है। इनकी जुबानी आपने सुना है कि 3 साल से ये खुद भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और रेडी बानों ने यहाँ पर रोड के ऊपर कब्जा कर रखा है। तकरीबन ये 5-5, 6-6 साल से लोगों ने इस रोड के ऊपर कब्जा कर रखा है। ना ही तो हमारी इंतजामिया इस तरफ देखने के लिए तैयार है और ना ही नोटिस लेने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ रोड के भी काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं। रोड खस्ता हाली का शिकार होने की वजह से, टूट फूट का शिकार होने की वजह से अक्सर जब बारिशों का सीज़न होता है, बारिशों का पानी इस रोड के ऊपर जमा हो जाता है, यहाँ से गुजरने वालों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गाड़ियाँ इस रोड पर अक्सर फंस जाती हैं। ना ही तो निकासी आपका इस रोड से निज़ाम बेहतर किया जा सका है और ना ही इस रेडी बानों को यहाँ से हटाया जा सका है। हमारे साथ और भी यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, शहरी जो है वो अक्सर यहाँ पर बात करने के लिए भी तैयार नहीं होते, क्योंकि काफ़ी बार जो है वो यहाँ के लोग जो है वो एहतजाज भी कर चुके होते हैं, शिकायत भी कर चुके होते हैं, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से हम खुद भी कई बार यहाँ पर आकर रिपोर्ट्स कर चुके हैं, इंतज़ामिया को भी बावर करवा चुके हैं कि मुल्तान में जमात इस्लामी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात, अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद नया इंतखाब जमात इस्लामी जनूबी पंजाब के अराकीन बजरिया पोस्टल वोट करेंगे। तफसीलात से आगाह करेंगे जुनेद अनवर।
جی بالکل، جماعت اسلامی کے انٹرا پارٹی انتخابات، امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب کا جو چناؤ ہے اس کے حوالے سے اراکین جماعت اسلامی جنوبی پنجاب کو بیلٹ پیپر جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں. خفیہ رائے دہی کے ذریعے جو ہے وہ بذریعہ پوسٹل جو ہے وہ جماعت اسلامی کے جو اراکین ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار کریں گے اور بیلٹ پیپر کے ذریعے جو ہے وہ انتخاب کریں گے. جماعت اسلامی کی شورا کی جانب سے جو ہے وہ 3 نام بطور امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب کے لیے پیش کیے گئے ہیں، جن میں پہلا نام راؤ محمد ظفر کا ہے جو کہ اس سے قبل بھی امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب رہ چکے ہیں، 2 دفعہ امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب رہ چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا نام سید ذیشان اختر ہے جن کا تعلق بہاولپور سے ہے، اور تیسرا نام ثناء اللہ ہے جن کا تعلق ڈی جی خان ڈویژن سے. تو جماعت اسلامی کی جانب کی شورا کی جانب سے 3 نام جو اراکین جماعت اسلامی کو پیش کیے گئے ہیں کہ ان 3 میں سے یا کسی اور رکن کو، جنوبی پنجاب کے کسی بھی رکن کو وہ بطور امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب منتخب کر سکتے ہیں. جبکہ بیلٹ پیپر جمع کرانے کی جو آخری تاریخ ہے وہ 25 ستمبر جو ہے وہ ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ گنتی کے عمل مکمل ہونے کے بعد نئے امیر جماعت اسلامی پنجاب کا اعلان کیا جائے گا. جی جنید، شکریہ آگاہ کرنے کے لیے. بہاولپور میں کسان کارڈ کے حوالے سے تقریب کا انعقاد، پارلیمانی سیکرٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ رانا طارق کی تقریب میں شرکت. مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے محمود صحیح. جی محمود، بتائیے اس بارے. محمود سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو بتا رہے ہیں بہاولپور میں کسان کارڈ کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. پارلیمانی سیکرٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ رانا طارق کی تقریب میں شرکت. رانا طارق کا کہنا تھا کہ کسان کارڈ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بہترین ویژن ہے. کسان کارڈ کے باعث کسان خوشحال ہوں گے. رانا بلال محمود سے ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمود، بتائیے اس بارے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پارلیمانی سیکرٹری ہیں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ رانا طارق صاحب، ایم پی اے بھی ہیں. بہاولپور سے کسان کارڈ کے حوالے سے تقریب سجائی گئی ہے بہاولپور کے کسان سینٹر میں محکمہ زراعت کی جانب سے. وزیر اعلیٰ مریم نواز جو ہیں ان کا ویژن ہے بہترین کسانوں کی خوشحالی کے لیے کسان کارڈ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ سب دوستوں کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے، اور یہ ایک ایسا فورم ہے جو ہماری میڈم مریم نواز صاحبہ جو سی ایم پنجاب ہیں ان کے دل میں غریبوں کا اتنا درد ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے ہیلتھ سیکٹر کو اٹھایا اور موبائل ہیلتھ یونٹ کا افتتاح کیا، جو ڈور ٹو ڈور جا کر لوگوں کو محلے وائز جا کر نہ صرف مکمل چیک اپ کی سہولیات اس کے اندر میسر ہیں، الٹرا ساؤنڈ سے لے کر ٹیسٹنگ لیبارٹری تک، اور میڈیسن کی سہولیات، ڈاکٹرز کی سہولیات، نرسنگ کی سہولیات، وہ ڈور ٹو ڈور جا کر کمپین آج بھی جاری ہے اور وہ گھروں پہ ان کو سہولیات مل رہی ہیں. اور اب جو کسان ہمارا جس طرح مایوس ہو رہا تھا کموڈٹی کے ریٹس کی وجہ سے، اور وہ اگلی فصل کاشت کرنے میں اسے پرابلمز آ رہی تھیں، تو اس کو کیٹر کرنے کے لیے بھی، اور کسانوں کو، چھوٹے کسانوں کو خاص طور پہ جو 12.5 ایکڑ تک کے کسان ہیں، ان کے لیے انتہائی آسان طریقہ بنایا ہے کہ وہ واٹس ایپ پہ اپنے ہی موبائل پہ میسج کر رہے ہیں، صرف واٹس ایپ بھی نہیں، 8070 پہ آگے اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈال کر، اور اس کا وہ جینون اگر 12.5 ایکڑ سے کم زمین کا کاشتکار ہے تو وہ آن لائن ڈیٹا کے ذریعے خود ہی ویریفائی ہو جاتی ہے اس کی لینڈ ریکارڈ سینٹر سے، اور اس کو اس کے کارڈ میں پیسے آ جاتے ہیں اور وہ آ کے اپنا کارڈ اٹھا لیتا ہے یہاں آفس سے آ کے. اور اس کے بعد ایک ٹریکٹر کی اسکیم لائی جا رہی ہے جو وہ بھی 10 لاکھ تک ان کو انٹرسٹ فری لون اس کے اوپر ٹریکٹر پر دیا جائے گا، اور کئی ہزاروں کی تعداد میں ٹریکٹرز دیے جائیں گے غریب کاشتکاروں کو. اس کے بعد ٹیوب ویل کی سولرائزیشن کی جا رہی ہے. بالکل، میں اس میں چاہوں گا آپ سے یہ بتانا کہ 15 ارب روپے سے زائد بہاولپور ڈویژن کے لوگوں کو مستفید ہوں گے کسان کارڈ کے ذریعے. ایک بہاولپور ڈویژن میں اتنی خطیر رقم دینا اس سے پہلے کسی گورنمنٹ میں ایسا؟ جی، اس کے لیے پولیٹیشینز نے بھی اپنا رول پلے کیا ہے. میں اپنا نام نہیں لوں گا، لیکن سی ایم صاحبہ خود اپنے آبادی کے لحاظ سے اور پاپولیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کنٹرول رکھتی ہے، کیونکہ بہاولپور ایک ڈویژن ہے اور ریاست رہی ہے ہماری، اور اس کا واقعی میں زیادہ بھی ملنا چاہیے. اس سے بھی زیادہ ہمارا تو کوششیں ہیں کہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کو مستفید ہونا چاہیے. زرعی سب سے زیادہ رقبہ بھی بلک میں ہم پیداوار بھی ہم پیدا کرتے ہیں. بالکل، ہمارا ویٹ جیسے ایگریکلچر تو ریڑھ کی ہڈی ہے، اور ایگریکلچر نواز صاحب کے دور سے آج تک یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ بھی تھی، اور بہاولپور ایک ایگریکلچر اسٹیٹ ہے. جتنی کاٹن اور جتنی گندم یہاں پیدا ہوتی ہے شاید کسی اور پروونس میں پورے میں پیدا نہ ہوتی ہو.
बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे पार्लियामानी सेक्रेटरी राना तारिक साहब को, जो कि इस वक्त दौरा पर हैं, विजिट पर हैं किसान सेंटर पर, जहां पर किसान सेंटर पे किसानों को कार्ड भी दे रहे हैं किसान कार्ड के हवाले से, और तफसीलात भी बता रहे थे कि फी किसान 1.5 लाख रुपया फी एकड़ वाले को भी ये मिल सकता है और 30,000 रुपया फी एकड़ वाले को इस हवाले से अवेल भी कर सकते हैं। इससे ज़रूरी खादें खरीद सकते हैं, दीगर इक्विपमेंट खरीद सकते हैं। एक बड़े इनिशिएट के हवाले से बता रहे थे मुस्लिम लीग नून वज़ीर आला पंजाब की जानिब से राना तारिक साहब। जी महमूद ज़हीर आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वज़ीर मवासलात मलिक सुहेब अहमद भरत का सरगोदा का दौरा, ज़ेर तामीर गवर्नमेंट नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी हस्पताल का मुआयना किया। 19 अरब लागत से हस्पताल का काम जारी। 97 कैनाल पर ज़ेर तामीर हस्पताल सरगोदा के आवाम के लिए तोहफा होगा। ओपीडी, इमरजेंसी, दफातर और रिहाइश गाहों की तामीर शामिल है। हस्पताल की ओपीडी अप्रैल और दिसंबर 2025 तक मुकम्मल हस्पताल फंक्शनल हो जाएगा। सुहेब अहमद भरत ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब जल्द हस्पताल के जारी काम का मुआयना करने आएंगी। दिल का हस्पताल सरगोदा के लिए मुस्लिम लीग नून का तोहफा है। सूबाई वजीर ने तामीराती मटीरियल की क्वालिटी समेत दीगर उमूर का बारीक बीनी से जायजा लिया। सूबाई वज़ीर मवासलात मलिक सुहेब अहमद भरत का सरगोदा का दौरा, ज़ेर तामीर गवर्नमेंट नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी हस्पताल का मुआयना किया। कपास की फसल की पैदावार में इजाफे का मिशन, सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। सेक्रेटरी ज़राअत ने कहा कि कपास की पैदावार के हदफ के हुसूल के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। कपास की फसल की पैदावार में इजाफे का मिशन है। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। कपास की पैदावार के हदफ के हुसूल के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। कायमपुर गोशाए हरम दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तबरुकात म्यूजियम रजिस्टर्ड कायम। गोशाए हरम दरूद में सुनहरी जाली नालैन पाक, काबे के दरवाजे का ताला मुबारक मौजूद है। तफसीलात से आगाह करेंगे वसीम अकरम। जी वसीम बताइए। बिल्कुल ऐसे के इस वक्त मैं कायमपुर गोशा हरम दरूद शरीफ में मौजूद हूँ, जहाँ पे मेरे साथ गोशा हरम दरूद के मुतवल्ली मौजूद है। तो आइए हम इनसे जानते हैं, यहाँ पे लोग दूर दराज से जियारत करने के लिए आते हैं, तो इनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर, क्या कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर, ये माशाल्लाह ये पीर उस्मान गनी साहब ने अरसा 3-4 साल से मेहनत करके सऊदी दोस्तों की तरफ से जो तबर्रुकात मिलते हैं, उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको गोशा हरम दरूद व तबर्रुकात म्यूज़ियम, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी पीर साहब की मेहनत से इसको हमने रजिस्टर करवाया है, म्यूज़ियम डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की जाली मुबारक, उसके बाद नालैन पाक और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गिलाफ काबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की शर्फियाँ, और भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी तबर्रुकात, जिसमें ये रियाजुल जन्ना के कलीन है, काबा पाक के अंदर का कलीन, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर का कलीन, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कंदीलें, और भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। बाबू जी, क्या करने के लिए आए आप। सर, मैं जो है ना यहाँ पे जो है ना ड्यूटी कर रहा हूँ, इसका जो है हिफाजत कर रहा हूँ। वो लोग जो आता है उसको जो है ना ज़ियारतें कर रहा हूँ, और ख़ासकर जो है ना लकी मरवत का और पिशावर का, डेरा इस्माइल खान का पठान लोग जो आता है वो बहुत हमारे से खुश होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो आप इधर ड्यूटी कर रहे हैं, हम जो है ना आपकी वजह से जो है ना खुशी से ये ज़ियारत करें। जी नाज़रीन, जैसा कि शहरी का कहना है कि कायमपुर शहर की खुशकिस्मती है और पीर उस्मान गनी साहब के तवस्सुत से और उनकी मेहनत से यहाँ पे लोग दूर दराज से रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पे बहुत सारी निशानियाँ हैं जिनकी ज़ियारत करने के लिए आते हैं और यहाँ पे अपनी मुरादें लेकर आते हैं और अल्लाह ताला उनकी मुरादें पूरी करता है। जी बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए वसीम।